नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में हम कभी कभी ऐसी बातें कहते या करते हैं जिससे दूसरों के दिल पे काफी गहरी चोट पहुंचती है, लेकिन हम इसके बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। चलिए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। कहानी है थप्पड़। मैं एक अजीब उलझन में गिरफ्तार हो गया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। मेरा ख्याल है कि ऐसी उलझन अब तक किसी के साथ भी पेश नहीं आई होगी। मैं चूंकि इस यातना से गुजर रहा था, इसलिए मेरा दिल जानता है कि ये कैसी उलझन है। मेरा उठना, बैठना, चलना, फिरना हराम हो गया था। लोग अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखते थे। वह मुझसे सवाल करते थे और मैं कोई जवाब नहीं दे पाता था। इस उलझन की शुरुआत उस दिन से हुई जब वो लड़का मेरे दफ्तर के कमरे में घुस आया। वह एक दुबला पतला सा लड़का था, कमजोर सा। उसके बाल उलझे हुए थे। उसका लिबास भी बस यूं ही सा था। सामूहिक रूप में वह शरीफ खानदान का लेकिन गरीबी का मारा हुआ लड़का दिखाई देता था। वह मेरे लिए अजनबी था, इसीलिए उसे मेरे कमरे में देखकर मुझे हैरानी हुई थी। क्या बात है? कौन हो तुम? आपसे एक जरूरी काम है जनाब, उसने कहा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात मान लेंगे। हाँ, बताओ क्या काम है? मैं चाहता हूं कि आप मुझे मारे, मेरी ठुकाई करे, उसने कहा। क्या कहा? मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। तुम्हें मारूं? क्यों मारूं? मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन आपको मुझे मारना ही होगा। ये ले, मैंने अपनी गर्दन झुका दी है। उसने आगे बढ़कर अपनी गर्दन मेरे सामने झुका दी। तुम शायद कोई पागल लड़के हो। मुझे उससे खौफ महसूस हो रहा था। जाओ यहां से, जाओ, चले जाओ। मैं पागल नहीं हूं जलील आदमी। तुम मुझे मारते हो या नहीं? वरना मैं इतनी मोटी मोटी गालियां दूंगा कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। चलो मारो मुझे, जल्दी करो, मारो। मैं बहुत बुरी तरह से परेशान हो गया था। ऐसी सूरत हाल कभी नहीं हुई होगी। न जाने वह कौन था और मुझसे क्यों ऐसी फरमाइश कर रहा था। मैं अपने बारे में ये बताऊं कि मैं एक सभ्य और पढ़ा लिखा आदमी हूं। एक अच्छे दफ्तर में और अच्छी हैसियत में काम करता हूं। अभी मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन समाज में एक सम्मानपूर्ण और प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। जिंदगी अब तक किसी बड़े हादसे या वाक़ये के बगैर गुजर रही थी कि अचानक ये लड़का सामने आ गया। देखो, तुम चले जाओ यहां से, मैं गुस्से से बोला, वरना मैं तुम्हें वाकई मार दूंगा। मैं भी तो यही चाहता हूं जलील इंसान कि तुम मुझे मारो। मैं इतनी देर से और क्या कह रहा हूं? मैंने मेज पर रखी हुई घंटी बजा दी। चपरासी के आते ही मैं उस पर बरस पड़ा। ये क्या मजाक है? तुम लोग देखते नहीं कि कौन अंदर घुसा आ रहा है? कौन है यह लड़का? इसे निकालो बाहर। ठीक है, मैं इस वक्त तो बाहर जा रहा हूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि एक दिन आप मुझे मारेंगे, जरूर मारेंगे। अगर आप अपने बाप की औलाद हुए तो मुझे जरूर मारेंगे। जरा सी देर में पूरा दफ्तर जमा हो गया। वे सब उस लड़के की इस अनोखी मांग पर बुरी तरह हंस रहे थे। आप इसको मार ही दे अथर साहब, ताकि इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। अरे इधर आओ यहां, मैं तुम्हें मारता हूं, दफ्तर के एक आदमी ने कहा। मुझे मारने की प्रैक्टिस है। ऐसी हाथ लगाऊंगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे। नहीं, मैं सिर्फ इस शख्स से मार खाना चाहता हूं। उसने मेरी तरफ इशारा कर दिया। बहरहाल सबने मिलकर उस लड़के को दफ्तर से बाहर निकाल दिया और मेरे गिर्द जमा हो गए। सब के सब मुख्तलिफ किस्म के अंदाज लगा रहे थे। सबका ख्याल था कि उसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, जबकि मुझे वह ऐसा महसूस नहीं हुआ था। उसने बड़ी होशमंदी से बातें की थी और उसके चेहरे पर पागलपन के आसार भी नहीं थे। मैं अपने आप को अजीब बेवकूफ सा महसूस कर रहा था। जब लोगों की बातें सुनते सुनते तंग आ गया तो मैंने सबको अपने कमरे से बाहर कर दिया। इस वाक़ये ने मेरे दिलो दिमाग पर असर डाला था।
2 दिन के बाद मैं सब कुछ भूल गया। ये एक आम सी बात थी। इस किस्म के गैर मामूली किरदार जिंदगी में मिलते ही रहते हैं। अब अगर इनके बारे में सोचते रहे तो इंसान खुद पागल हो जाए। कुछ दिन और गुजरे तो वो लड़का जहन से लोप हो गया। मैं अपने घर में तन्हा रहता हूँ। मेरा अपना मकान है। वालिदैन की मौत के बाद मेरी 2 बहनें शादी करके अमेरिका चली गई और मैं तन्हा रह गया। घर में नौकर भी है, लेकिन उनकी ड्यूटी सिर्फ 7 बजे तक की होती है। मेरे दफ्तर से आने के कुछ देर बाद वे भी चले जाते हैं। खाना पकाने के लिए मैंने एक बावर्ची रखा हुआ है जो मेरी पसंद की चीज़ें बनाता है। बस यही है मेरी ज़िंदगी। हाँ, एक बात और है कि हफ्ते में एक बार दोस्तों के साथ बैठकर ताश वगैरह भी खेला करता हूँ। मेरे इस किस्म के दोस्तों का दायरा अच्छा खासा व्यापक है। इस दायरे में हर तबके के लोग हैं। सरकारी अधिकारी भी, पुलिस वाले भी और जिंदगी के अन्य विभागों से ताल्लुक रखने वाले भी। ये सब हफ्ते में एक रात मेरे ही घर पे जमा होते हैं और रात भर धमा चौकड़ी मची रहती है। उस रात मैं बावर्ची को जाने नहीं देता। वह हमारे साथ रहकर हमारी खिदमत करता रहता है। मेरे घर के पास एक बड़ा सुपर स्टोर है। मैं आमतौर पर रोज़मर्रा के सौदा सुलभ के अलावा अपनी ज़रूरत की चीज़ें उसी सुपर स्टोर से खुद ही लाया करता हूँ। वह लोग भी मुझे बहुत अच्छी तरह से पहचान गए हैं, मेरी इज्जत करते हैं और वैसे भी कोई आदमी जब अपनी शानदार कार से उतरकर चाबी घुमाता हुआ स्टोर में दाखिल हो तो उसकी इज्जत तो हो ही जाती है। एक दिन मैं उसी स्टोर से अपने लिए शेविंग क्रीम वगैरह ले रहा था कि वही लड़का फिर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने उसे पहली नज़र में ही पहचान लिया था। उसे देखकर कुछ अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने अपने सामान से भरा हुआ शॉपिंग बैग उठाकर एक तरफ कतरा कर निकलना चाहा, लेकिन उसने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रहे हो छुपकर? वह सरसराती आवाज में बोला। चलो शुरू हो जाओ। क्या बकवास है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम क्या चाहते क्या हो? वही जो तुमसे कह चुका हूं। चलो मारो मुझे, तुम्हें अपने बाप की कसम। अगर तुमने मुझ पर हाथ नहीं उठाया तो तुमसे बड़ा जलील और बेगैरत और कोई नहीं होगा। वहां भी लोग जमा हो गए। मैं शर्म से पसीने पसीने हो रहा था, जबकि उस कमबख्त को किसी बात की परवाह ही नहीं थी। वह बोले चला जा रहा था। उसने ऐसी ऐसी बातें कही कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो वाकई में मार मार कर उसकी हड्डियां बराबर कर देता। लेकिन मैंने खुद पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर डाली थी। इसके बावजूद वह गुस्से से कांप रहा था। लोग उसको तो अजीब निगाहों से देख ही रहे थे, उसके साथ साथ मैं भी तमाशा बना हुआ था। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था मैं किस तरह उस दुकान से भाग लूं। क्या बात है साहब? स्टोर के मालिक ने पूछा। कौन है ये और क्या कह रहा है? मुझे कुछ नहीं मालूम, ये कोई पागल लगता है। मुझे जाने दे प्लीज। मैं लोगों के दरमियान से रास्ता बनाता हुआ अपनी गाड़ी तक आ गया। मुझे नहीं मालूम कि मेरे आने के बाद उस लड़के का क्या हुआ, लोगों ने उसके साथ क्या सुलूक किया, लेकिन खुद मेरा ये हाल था कि बहुत दिनों तक मारे शर्म के उस स्टोर की तरफ नहीं जा सका। इस दूसरी मुलाकात का असर कई दिनों तक रहा था। मैंने अपने दोस्तों से फिलहाल जिक्र नहीं किया था। मैं ये चाहता था कि ये सूरत हाल बस यूं ही खत्म हो जाए, लेकिन एक बार तो हद ही हो गई। मैं एक शानदार होटल में एक पार्टी में शरीक था कि ये लड़का वहां भी पहुंच गया। हैरानी ये थी कि उसे किसी तरह यह मालूम हो जाता था कि मैं कहाँ हूँ। ऐसा लगता था जैसे वह मेरा पीछा करता रहता है। इस दावत में बहुत बड़े बड़े कारोबारी लोग शामिल थे। मैं उस वक्त शहर के एक उद्योगपति से बात कर रहा था कि वह किसी बला की तरह वहां भी प्रकट हो गया।
सच ये है कि वहां उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं उस उद्योगपति से माफी मांगकर उस लड़के से कतरा कर निकलना चाहता था कि उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम कैसे आदमी हो? तुम मुझे मारते क्यों नहीं हो? सब मेरी और उसकी तरफ देखने लगे। आप सब लोग मेरी बात सुने। वह जोर जोर से बोल रहा था, ये आदमी बहुत बुज़दिल और कमीना है। मैं इतने दिनों से इसके पीछे पड़ा हूं कि ये मुझे मारे, लेकिन ये मुझे मारता ही नहीं। सब हंस रहे थे और मैं शर्म से जमीन में धंसा जा रहा था। सच ये है कि मैं उसे अगर एक हाथ मार देता तो वह कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाता। दुबला पतला और बेइंतहा कमजोर सा लड़का। इसके बावजूद न जाने क्यों उसका दिमाग खराब हो गया था। उसने चीख चीख कर सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। उसकी सिर्फ यही मांग थी कि मैं उसे मारूं, उसकी ठुकाई करूं। लोग मुझसे उसके बारे में तरह तरह के सवाल कर रहे थे। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं इस कमबख्त को नहीं जानता। मैंने लोगों को यकीन दिलाया, और ये है कि किसी बला की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब मैं किसी दिन इसको मार ही दूंगा ताकि रोज रोज की ये परेशानी खत्म हो जाए। मनहूस इंसान, मैं भी तो यही चाहता हूं, और तू है कि मुझे मारता ही नहीं है। मेरे लिए इस पार्टी में रुके रहना मुश्किल हो गया। मैं एक मजाक बनकर रह गया था। उस सरफिरे लड़के को वहां से भगा दिया गया था। अब पानी सिर से ऊंचा हो चुका था, इसलिए मैंने यह फैसला कर लिया था कि उस लड़के से जान छुड़ाने के लिए किसी न किसी की मदद जरूर लूंगा। मेरा वह दोस्त पुलिस अफसर इस सिलसिले में बहुत काम आ सकता है। कुछ दिनों के लिए उस लड़के को अंदर किया जाए तो उसका सारा पागलपन खत्म हो सकता था। अगले हफ्ते मेरे घर जब ताश की बाजी जमी और सारे दोस्त इकट्ठे हुए तो मैंने अपनी ये उलझन उनके सामने रख दी। सभी हैरान रह गए थे। कमाल है, ये तो बहुत अजीब मामला है। एक दोस्त ने कहा, लोग तो दूसरे को मारने के चक्कर में घूमते हैं और ये मार खाने के चक्कर में घूम रहा है। मेरा ख्याल है कुछ दिनों के लिए उसको पकड़कर बंद कर देते हैं, पुलिस अफसर बोला। लेकिन किस जुर्म में? मेरे एक और दोस्त ने कहा, अभी तक उसने कुछ किया तो नहीं है, लेकिन वह किसी को मार पीट के लिए उकसा रहा है, पुलिस अफसर बोला। और ये भी एक जुर्म ही है। अब तुम्हें वह नजर आए तो उसे पकड़कर बिठा लेना और किसी तरह मुझे खबर कर देना। मैं आकर उसे संभाल लूंगा। देखता हूं वह क्या चाहता है। हाँ यार, मेरे लिए तो खामखा की उलझन हो गई है। वह हर जगह साए की तरह मेरे साथ लगा रहता है। मैंने उससे मालूम करने की भी कोशिश की कि वह ऐसा क्यों चाहता है, लेकिन वह कमबख्त कुछ बताता ही नहीं है। बस उसकी यही रट है कि मैं उसे मारूं। अरे तो किसी दिन मार कर देख लो, मेरे दोस्त ने कहा। हो सकता है कि उसे ख्वाहिश पूरी होने के बाद तुम्हारी जान छोड़ दे। नहीं, ऐसा मत करना, पुलिस अफसर ने मना किया। हो सकता है कि उस पर हाथ उठाने के बाद तुम किसी उलझन में फंस जाओ। बस जैसा मैंने बताया है तुम वही करो। इस गुफ्तगू के ठीक तीसरे दिन वह फिर मेरे दफ्तर में आ धमका। हालांकि मैंने दफ्तर वालों को मना कर रखा था कि वह अगर नजर भी आए तो उसे फटकने न दे, लेकिन वह न जाने किस तरह निगाहें बचाकर मेरे कमरे में घुस ही गया। एक तरह से यह भी ठीक ही हुआ था। मैं उसको अपने दफ्तर में रोक कर रख सकता था। उसने मेरे कमरे में आते ही अपनी बकवास शुरू कर दी। ओ बुज़दिल इंसान, तू मुझे मारता क्यों नहीं है? मैं तो बोल बोल कर थका जा रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे तू मर्द ही नहीं है। तू किसी मर्द पर हाथ उठा ही नहीं सकता। उसकी आवाज सुनकर दफ्तर के लोग फिर मेरे कमरे में आकर जमा हो गए। वे उसे उठाकर बाहर फेंकना चाहते थे, लेकिन मैंने इशारे से उन्हें मना कर दिया और उससे मुखातिब हुआ। तुम ये बताओ, तुम मुझसे मार क्यों खाना चाहते हो? ये मैं उस वक्त तक नहीं बताऊंगा जब तक तुम मुझे नहीं मारोगे।
मैंने अपने आदमियों को इशारा दिया कि वह उसे रोक कर रखे और खुद अपने दोस्त को फ़ोन करने लगा। उसे यह एहसास हो गया था कि मैं किसी को बुला रहा हूँ। इसके बावजूद उसने न तो भागने की कोशिश की और न ही उसके इत्मीनान में कोई फ़र्क आया। वह अपनी जगह खड़ा रहा। मेरा पुलिस अफसर दोस्त फ़ोन सुनते ही मेरे दफ्तर में आ गया था। यही है वह हजरत। मैंने उस लड़की की तरफ इशारा किया जिसने मेरी जिंदगी मुसीबत बना दी है। एक पुलिस अफसर को देखकर सिर्फ एक लम्हे के लिए उसके चेहरे के भाव बदले। फिर उसने खुद को काबू में कर लिया। मैं इसे अपने साथ थाने ले जा रहा हूँ, मेरे दोस्त ने कहा। फिर मुझसे मुखातिब हुआ, और तुम भी मेरे साथ चलो। हम उसे अपने साथ थाने ले आए। कमाल ये है कि उस लड़के ने फिर भी कोई प्रतिरोध नहीं किया। वह बिल्कुल नॉर्मल था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसने अपने दिल में कोई बहुत बड़ी बात ठानी हो। यह मेरा तजुर्बा है कि इंसान जब अपने किसी इरादे की एक ख़ास मंजिल तक पहुंच जाए तो उस पर बेहिसी छा जाती है। वह फिर अपनी परवाह नहीं करता। मेरा दोस्त हमें अपने कमरे में ले आया, जहां उस लड़के को एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। हाँ, अब बताओ, पुलिस अफसर ने उस लड़के से पूछा, तुम क्यों मार खाना चाहते हो? ये न पूछे, बस इनसे कहें कि मुझे मारना शुरू कर दे, मैं मार खाता रहूँगा। अच्छा, ये बताओ कि क्या कोई और तुम्हें मारे तो तुम्हारा काम बन जाएगा? नहीं, हरगिज़ नहीं, सिर्फ यह मारेंगे मुझे। मैं सिर्फ इनसे मार खाऊंगा। वही तो पूछ रहा हूं कि तुम इनसे मार क्यों खाना चाहते हो? इसलिए कि मैं कमज़ोर हूं। वह फट पड़ा। मेरा पूरा खानदान कमज़ोर है। हम सिर्फ मार ही खा सकते हैं। हमारे तबके में मारने का रिवाज नहीं है, बल्कि मार खाकर हम बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। यह हमेशा से होता आया है। एक बार और हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इनसे कहें कि जहां इन्होंने मेरी कमज़ोर बहन को मार दिया, वहां उसके कमज़ोर भाई को भी मार दे। मेरे बाद मेरी कमज़ोर माँ को भी ख़त्म कर दे। अब यकीन करें जनाब, हम कुछ न बोलेंगे, बल्कि बड़ी खुशी से मार खा लेंगे। क्या बकवास है! मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम किस बहन की बात कर रहे हो? किसको मारा है मैंने? मेरे साथ तो ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान को मारने के लिए हाथों का सहारा लिया जाए। उसे जान ही से मार दो तब वह मरेगा। नहीं, बल्कि उसकी इज्जत भी छीन ली जाए तो वह मर जाता है। उसे मौत आ जाती है। तुम्हें तो ये याद ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हम सभी के लिए मौत के बराबर है। क्या तुम्हें वह लड़की याद नहीं है जिसको तुमने मार्केट में जलील किया था? वही जो किसी दुकान के सामने कोई सामान खरीद रही थी और उसके पास पैसे कम पड़ गए थे। उसके इतना कहते ही मेरे मस्तिष्क में धमाके से होने लगे। मुझे वह लड़की याद आ गई, वह वाकया याद आ गया। उस दिन मैं दफ्तर से जल्दी घर वापस आ गया था। मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी थी, इसलिए मार्केट की तरफ चला गया। मैं एक बात को स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं कभी कभी बग़ैर किसी ज़रूरत के भी उस मार्केट की सैर कर लिया करता था, क्योंकि वहाँ खूबसूरत औरतें शॉपिंग के लिए आया करती थी। जाहिर है कि लड़कियों और औरतों से दिलचस्पी हर शख्स की फितरत में शामिल हुआ करती है, और मैं कोई पारसा नहीं हूँ। शरीफ और सभ्य होना अपनी जगह, और इस किस्म की दिलचस्पियाँ अपनी जगह। तो मैं कुछ देर तक तो मार्केट में टहलता रहा, फिर एक बड़ी सी दुकान में दाखिल हो गया। वह लड़की उसी दुकान में खड़ी थी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई चांद उस दुकान पर उतर आया हो। उसने स्याह बुर्का ओढ़ रखा था, सिर्फ उसका चेहरा खुला हुआ था। बुर्के के स्याह हाशिए से झांकता हुआ उसका रोशन चेहरा देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। वह लड़की अपने अंदाज और रवैये से भी शरीफ और किसी अच्छे खानदान की लग रही थी। ये इत्तेफाक थी कि मैं जिस वक्त दुकान में दाखिल हुआ, उस वक्त सिवाय दुकानदार और उस लड़की के और कोई नहीं था।
उस लड़की ने दुकानदार से कुछ खरीदा था या खरीद रही थी और वह कीमत करवाने के लिए जिद कर रही थी, जबकि दुकानदार किसी भी तौर पर दाम करने को तैयार नहीं था। लड़की के अंदाज और उसकी दरख्वास्त से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह उस चीज को हासिल करने की शदीद ख्वाहिश रखती है। वह इतनी उदास और भावुक हो रही थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं दुकानदार से मुखातिब हुआ, भाई आप वह चीज उन्हें दे दे, उनके बाकी पैसे मैं दे दूंगा। लड़की ने चौंक कर मुझे देखा, फिर एक झटके से दुकान से बाहर चली गई। शायद उसे मेरी पेशकश बुरी लगी थी और मुझे उसका इस तरह चले जाना बुरा लगा था। मैं भी फौरन ही उस दुकान से बाहर आ गया। उस वक्त तक मेरे दिल में कुछ नहीं था, मैं उसकी मदद करना चाहता था। वो लड़की कुछ फासले पर नजर आ गई। वह एक और दुकान के सामने खड़ी हुई थी। मैं उसके पास पहुंच गया। आपने वह चीज क्यों नहीं ली? मैंने पूछा। क्या आपको मेरी बात बुरी लगी? आप कौन होते हैं इस किस्म की पेशकश करने वाले? वह तुनक कर बोली। न जाने क्यों उस वक्त मैं उसको जाने नहीं देना चाहता था। इंसान पर कभी कभी ऐसा भी लम्हा आता है कि वह खुद पर काबू नहीं पा सकता। अजीब अंदाज के जज्बे उस पर हमलावर हो जाते हैं। मुझे वह बहुत अच्छी लगी थी और मुझे यह अंदाजा भी हो गया था कि उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से है, इसलिए वह ज्यादा परेशानी पैदा नहीं कर सकती थी। मैं मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, आप तो ऐसी है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा शहर आपके लिए हर किस्म की कुर्बानी दे सकता है। मुझे एहसास है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्या कीजिए, उस वक्त मानसिक प्रवाह भटक गया था। बकवास मत करो। वह अचानक भड़क उठी। उसका गुस्सा बिल्कुल मुनासिब था। उसको ऐसा ही करना चाहिए था। तुम अपनी ये मेहरबानी किसी और के साथ करो, समझे? वह गुस्से में आगे चली गई। उसूली तौर पर तो मुझे शर्मिंदा होना चाहिए था, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था। मैं उसको जाते हुए देखता रहा। वैसे मैंने यह सोच लिया था कि मैं उससे अपनी तौहीन का बदला जरूर लूंगा। मैं शायद पागल हो गया था, इसलिए उसका रवैया मुझे अपनी तौहीन महसूस हुआ था। बहरहाल मैंने बड़ी होशियारी से उसका पीछा शुरू कर दिया। वह मार्केट से पैदल ही चल पड़ी थी। वह किसी हिरनी की तरह भयभीत हो रही थी। मेरे पास कार थी। मैंने अपनी कार उसके पीछे लगा दी। कार की रफ्तार इतनी कम थी कि मैं उसको लगातार अपनी निगाहों में रखे हुए था। फिर वह जब एक ऐसी जगह पहुंची जहां कुछ सन्नाटा सा था, तो मैंने अपनी कार की रफ्तार तेज की और उसके करीब ले जाकर खड़ी कर दी। वह इस अचानक मुसीबत से घबरा गई थी। मुझे उसका यह हाल देखकर बहुत खुशी हुई थी। मैं नहीं कह सकता था कि मेरी इस भावना को क्या कहें। मेरा ख्याल है कि दुनिया के हर इंसान में एक दरिंदा जरूर छिपा हुआ होता है। देखो लड़की, मैंने उससे मुखातिब किया, तुम मुझे अच्छी लगी हो, इसलिए तुम्हें कुछ पैसे दे रहा था। मेरी ये पेशकश अभी तक कायम है। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी कर सकता हूँ। उसने मुझे जलबला कर गालियां देनी शुरू कर दी और मैंने अपनी कार आगे बढ़ा दी। सच तो यह है कि मेरा कोई ऐसा बुरा इरादा भी नहीं था। बस यूं ही जरा सी देर के लिए शैतान ने बहका दिया था और मैंने किसी लड़की से थोड़ी सी छेड़छाड़ कर ली थी। उसके बाद उस लड़की को मेरा जहन भूल भी गया था, क्योंकि इस किस्म के वाकयात तो होते ही रहते हैं और ये ऐसी कोई खास बात भी तो नहीं थी जिस पर ध्यान दिया जा सकता था। इसलिए मैं भूल भी गया था कि मेरे साथ किसी लड़की के हवाले से कोई वाकया हुआ है। इसलिए जब उस लड़के ने मुझे अपने पागलपन की वजह बताई तो मैं हैरान होकर रह गया। क्या तुम सिर्फ इस बात के लिए इनके पीछे पड़े हो? मेरे पुलिस अफसर दोस्त ने उस लड़के से पूछा। क्या आपके ख्याल में यह कोई मामूली बात है? उस लड़के ने उल्टा सवाल किया। हो सकता है कि किसी और के लिए इसमें कोई बात नहीं हो, लेकिन हमारे खानदान के लिए यह बहुत बड़ी बात है। हम बहुत शरीफ लोग हैं। हमने अपनी इज्जत को आसमान की निगाहों से भी बचा कर रखा है। किसी की मैली आंख हमें हरगिज गवारा नहीं। उस दिन मेरी बहन घर आकर बहुत देर तक रोती रही।
उस दिन हम सबको अपनी तकदीर से ये गिला था कि हम इतने गरीब क्यों हैं कि हर कोई हमारी इज्जत को रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर समझ लेता है। मैंने बहन से उस शख्स के बारे में पूछा, लेकिन वह बेचारी क्या बता सकती थी। एक दिन इत्तेफाक से मैं अपनी बहन के साथ उसी मार्केट की तरफ गया हुआ था कि मैंने तुम्हें देख लिया। बहन ने तुम्हारी तरफ इशारा करके मुझे बता दिया था। मैंने तुम्हारा पीछा किया और आखिरकार तुम्हारे बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली कि तुम कहाँ रहते हो और कहाँ काम करते हो। मैंने ये भी देख लिया कि तुम हर तरह से एक मजबूत आदमी हो। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए मैंने यह सोचा कि तुम्हें मारने या तुम्हारे खिलाफ कुछ करने से बेहतर है कि खुद तुमसे मार खाऊं। तुम मुझे मारो ताकि लोगों को ये पता तो चले कि गरीब लोग हर तरह से घाटे में रहते हैं। इनकी इज्जत बर्बाद करना बहुत आसान हुआ करता है। कोई तुम जैसा शख्स किसी गरीब घर की बेटी को भी छेड़ सकता है और बेटे को मार भी सकता है। प्लीज तुम मुझे मारते क्यों नहीं हो? वह पुलिस अफसर की तरफ उन्मुख हुआ। सर, अब इनसे कहे कि मुझे मारे मुझे। पुलिस अफसर के भाव बदल गए। खुद मेरा ये हाल था जैसे पूरे बदन से लहू निचोड़ लिया गया हो। मैं उस लड़के को नहीं मार सकता था, लेकिन उसने मेरे चेहरे पर जो तमाचा मार दिया था उसकी प्रतिध्वनि बहुत दूर तक सुनाई दी थी। वह थप्पड़ मेरी पूरी जिंदगी पर छाया हुआ था। मैंने ऐसा भाई आज तक नहीं देखा था। अब क्या कहते हो? पुलिस अफसर ने मेरी तरफ देखा। क्या किया जाए इसके खिलाफ? मैं इसके घर जाना चाहता हूं, मैं धीरे से बोला। क्यों? वह लड़का भड़क उठा। क्या हमारी रही सही इज्जत बर्बाद करने? क्या उस दिन की नाकाम मुहिम को मुकम्मल करने? नहीं, बल्कि ये एहसास दिलाने कि इज्जत सबकी एक जैसी होती है और जिस घर में तुम जैसा भाई मौजूद हो उस घर की इज्जत कभी असुरक्षित नहीं हो सकती। एक और बात, लेकिन मैं ये पूरी सच्चाई और खुलूस से कह रहा हूँ, कहीं तुम फिर नाराज न हो जाना। और वह यह है कि मैं सिर्फ अकेला तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊँगा, बल्कि अपने कुछ सरुद दोस्तों को भी भेजूँगा। वो क्यों? ताकि मेरी और तुम्हारी इज्जत एक हो जाए, हम दोनों मिलकर सुकून और प्यार का घर बना सके। मेरा मतलब तो तुम समझ गए होंगे, बशर्ते तुम्हारे घर वाले मुझे माफ़ कर दे। ये कदम मैं उसी वक्त उठाऊंगा। और उसके घर वालों ने मुझे माफ़ कर दिया। वह लड़की अब मेरी बीवी है और हम सब मिलकर एक प्यार भरी जिंदगी गुजार रहे हैं।